ओके, देखो कल हमने इसमें कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था, जिनका कैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड और ब्रेड, उसको देखा था। तो उसमें कुछ यीस्ट काम में आ रहे थे। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स, इंडस्ट्रीज में कैसे फर्मेंटेशन से एल्कोहल बनता है, उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने मेडिसिन यूज में देखा था, जिसमें पेनिसिलिन कैसे बनाई गई थी, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फेल कब खोजा था इसने, 1929। ओके, उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है कि अच्छा, वैक्सीन के बारे में देखा था, एडवर्ड जेनर, वैक्सीन। जो कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन जिनको बोला जाता है। तो उन्होंने कैसे एक वैक्सीन तैयार की, और उससे फिर बाद में वैक्सीनेशन की एक तरह से स्टार्ट हुआ। फोर्थ नंबर पे माइक्रोब्स इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में माइक्रोब्स कैसे एक तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये कुछ लेगुमिनस प्लांट्स में रहते हैं, और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया होता है और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को खाता है और उससे नाइट्राइट बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन को खा के नाइट्राइट बनाता है, और ये रहता है कहाँ पे, राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि लेगुमिनस जो प्लांट है उनकी रूट्स में रहता है। ठीक है, ये भी करता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना, उसको नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में 71% सर, हाँ पहले तो नाइट्रेट्स में करते हैं, फिर नाइट्राइट्स में करते हैं सर। हाँ, सबसे पहले तो नाइट्रेट्स में करते हैं, उसके बाद नाइट्राइट्स में करते हैं। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप होती है। तो जो अपने एटमॉस्फेयर में 78% जो नाइट्रोजन है, वो डायरेक्ट प्लांट्स नहीं ले सकते, लेकिन ये किसके फॉर्म में ले सकते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। अलग अलग प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो इस नाइट्रोजन को यूज करते हैं। जैसे अमोनियम के भी अमोनिया के टाइप में भी वो यूज करते हैं। तो ये क्या है, जो नाइट्रेट्स और ये अमोनिया, ये ही क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके, सॉइल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि सॉइल में ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट के लिए यूजफुल हो। ओके, यूजफुल हो। तो इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी में यूज होता है कुछ माइक्रोब्स, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्लीनिंग एनवायरनमेंट उसके अंदर भी काम में आते हैं। कैसे, जैसे स्केवेंजर्स होते हैं। तो स्केवेंजर्स में क्या होता है कि जो डिकम्पोज हो रहा हुआ जो मतलब कि मैटर है, उसको एक तरह से डिकम्पोज जो भी ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है उसको डिकम्पोज करने में, उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्केवेंजर्स, नेचुरल स्केवेंजर्स। ओके, और इस तरह से जो मैटर है वो रिसाइकिल हो जाता है, वापस से वो मिट्टी में या फिर एनवायरनमेंट में मिला दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि मैन्योर तैयार होता है। और वही सेम प्रोसेस, वापस से मैन्योर बन गया, सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट में गया, प्लांट से फिर बाद में जो क्रॉप या फिर जो प्रोडक्शन आएगा, उससे फिर बाद में एनिमल और ह्यूमन में जाएगा। फाइनली एनिमल और ह्यूमन वापस से डिकम्पोज होके उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। पूरा साइकिल चलता है। इसके बाद में आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक अपन पढ़ रहे थे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका यूज कर रहे थे, अब देखेंगे हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब कि कुछ पैथोजेंस होते हैं जिनसे कुछ बीमारियां होती है, और उन्हीं से इसीलिए उनको बोलते हैं हार्मफुल। ये ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, और प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और अरे अंजनी, बाद में छोड़ो ना, पहले समझो ना। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तब आपको बीच में नहीं बोलना होता है। तो पैथोजेंस के बारे में बता रहा था। पैथोजेंस का मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। अब वो किस में बीमारियां हो सकती है, वो ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, किसी में भी वो बीमारियां हो सकती है। तो एक एक करके देखेंगे अलग अलग तरह से, जैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमंस में। ठीक है, ह्यूमंस में कौन कौन सी बीमारियां होती है, किस किस की वजह से होती है। ओके, तो ह्यूमंस में सबसे पहले बीमारियां किसकी वजह, मतलब ट्रांसमिट कहां से होती है, ये होती है एयर, फूड और वाटर। इसके द्वारा एक से दूसरे में ये बीमारियां ट्रांसमिट होती है। ओके, और इसीलिए इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल मतलब आप किसी के संपर्क में आते हो और उसके बाद में आप उस बीमारी से इन्फेक्ट हो जाते हो, तो उससे क्या हो गया, वो आपने कम्युनिकेशन एक इस्टेब्लिश किया, एक उसको एक मीडियम प्रोवाइड करवा दिया। वो चाहे हो सकता है कि फूड, वाटर या फिर एयर हो सकता है, जिसके तहत वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एक पेशेंट से आप में ट्रांसफर हुआ है। ओके, इसीलिए इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइक कोरोना। ओके, कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिजीज थी, पर्सन टू पर्सन होती है। जैसे ऐसे और कौन सी बीमारियां हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे बैक्टीरियल कुछ डिजीजेज हैं, जैसे कोलेरा, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी बीमारियां किससे होती है, एयर, फूड और वाटर, इनके ट्रांसमिशन से होती है। अगर आपने कंटामिनेटेड वाटर यूज कर लिया, वो हो सकता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारियां फैला रहे हैं, तो आपको हो जाएगा वो बीमारी। फूड आपने ऐसा खा लिया जिसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपको हो जाएगा। वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, जिसमें वो ऑलरेडी वो बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से कोलेरा, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, ये सारी बीमारियां होती हैं, आपके बॉडी में जाएगा वो, और उसके बाद में वो वापस से रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, अपनी
पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि आप में वो बीमारियों के लक्षण दिखने लगेंगे। ओके, ऐसे ही कुछ वायरस होते हैं जो कि इसी तरह फैलते हैं फूड, एयर और वाटर के थ्रू, जैसे कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। तो ये सारी बीमारियां हैं। प्रोटोजोआ से होता है ऐसे ही बीमारियां जिसको बोलते हैं अमोबिक डाइजेंट्री, मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार। ये बीमारियों के नाम है, ठीक है। अभी समझाएंगे सारी बीमारियां कैसे कैसे होती है, क्या क्या उसमें सिम्टम्स होते हैं। एक बार इस इंडेक्स को देखो, यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म करके बताया कि कौन सी चीज किसके कंटामिनेशन से होती है। अच्छा है, एयर से हो रही है कि फूड से हो रही है, फिर वाटर से हो रही है, और उसके बाद में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हो उस बीमारी को रोकने के लिए। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, और एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है, एयर के थ्रू एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकती है। इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, सॉरी बाद में देखेंगे प्रिवेंशन। ऐसे मीजल्स है, मीजल्स वायरस से होता है और एयर से ट्रांसमिट होता है। मीजल्स क्या होता है? जो कई बार गले में दर्द होता है ना, गला सूज जाता है, मोटा मोटा हो जाता है गला, तो उसको बोलते हैं मीजल्स। तो सर टॉन्सिल्स गला सूज जाता है, सर मोटा हो जाता है, पर मोटा कहाँ होता है? अरे बेटा यहाँ से ऐसे मोटा मोटा हो जाता है। टॉन्सिल्स बोलते हैं ना। हाँ, टॉन्सिल्स जो होते हैं ना, वैसे ही ये मीजल्स होता है। अच्छा सर, तो वायरस से जो है वो इसकी वजह से मीजल्स होता है, और एयर से ये फैलता है। चिकन पॉक्स, इसमें क्या होता है कि कुछ शरीर पे दाने दाने हो जाते हैं, और ये किससे होता है? वायरस से होता है। एयर और कांटेक्ट, मतलब आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो फिजिकली, तो भी ये क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। पोलियो, हाँ पोलियो, ये वायरस से होता है, और ये वाटर और एयर से दोनों से फैल सकता है। ओके, प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसके लिए? आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जिसके हो रखा है उसको आइसोलेट कर दो। वैक्सीनेशन एट सुटेबल एज, डिफरेंट टाइप की जो एज होती है ना, जैसे कि जो जो आपके बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 महीने के, 1 साल के, 3 साल के, तो हर टाइप के हर बच्चों के लिए अलग अलग से क्या होता है? वैक्सीन ड्राइव चलाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमंस में और डिजीज क्या होती है? जैसे कोलेरा होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है। वाटर और फूड इसका ट्रांसमिशन एक एजेंट है। इसके बाद में टाइफाइड, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, और वाटर इसमें ट्रांसमिटिंग एजेंट है। ओके, देखो टाइफाइड आपने देखा होगा, अक्सर टाइफाइड में एक नॉर्मल चीज आपने देखी होगी, अपने आसपास में जब टाइफाइड होता है किसी को, तो लोग क्या करते हैं, किसी बाबा जी के पास लेके जाते हैं, और बाबा जी उनको एक बताओ टाइफाइड क्या होता है, जिससे हमें पता चले कि हाँ कौन सी बीमारी जो बाबा जी के पास है। पीलिया, सर माता जी, जब से माता जी उठ जाती है वो वाली सर। अरे पीलिया, पीलिया वो सर वो माता जी सर हाथों पे छोटी छोटी घूमड़ी हो जाती है वो वाली। मैं टाइफाइड के बारे में बोल रहा हूँ, आप सुनो पहले मेरी बात। टाइफाइड बीमारी में क्या होता है कि शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम होने लगती है, और शरीर जो है पीला पड़ने लगता है, इसलिए उसको, उस बीमारी को पीलिया भी बोलते हैं, टाइफाइड, ठीक है। और इसमें जो है ना, हाँ, इसको अपने लोकल लैंग्वेज में, अपने यहाँ पे आसपास में राजस्थान में इसको ऐसे ही बोलते हैं कि भाव निकल गए इसके। तो इसमें क्या होता है कि शरीर जो है उसमें इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, और छोटी छोटी बीमारियां भी हावी होने लगती है। तो टाइफाइड का इलाज के लिए क्या करते हैं, जैसे कि जो ये नहीं होते कि बिना डिग्री वाले जो एक तरह से झोले छाप जो डॉक्टर होते हैं, तो उनके पास में लेके जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक गिलास देते हैं, बोले कि इसमें पानी डाल के पियो इतने टाइम, इसी में खाना खाओ, इसी में मतलब कि दूध पियो, इसी में पानी पियो, और इससे आपका पीलिया जो है खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में वो जो गिलास जो देते हैं ना, वो गिलास की करामात नहीं होती है कि उससे ठीक होता है, एक्चुअल में ठीक भी होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, लेकिन वो जो गिलास होता है, वो जो गिलास होता है ना, उसमें वो मेटल, जिस मेटल से वो बना होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर वो डेवलप हो जाती है। अरे वो जो जिस मेटल से बना हुआ होता है, जिस मेटल से वो बना होता है, उस मेटल की वजह से वो टाइफाइड जो है ना ठीक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर से कंटामिनेशन होता है, और अगर आप उसमें कोई वाटर डालोगे तो वो कंटामिनेशन को रोक देगा, वो जो पर्टिकुलर जो जिससे वो बना होता है वो गिलास, और इस वजह से वो टाइफाइड जो है कंट्रोल में आने लगता है। ओके, सर ये मिथ तभी है, बाबा जी और है ना मूर्ख बनाते हैं। ये मिथ है, ठीक है। इसके बारे में राशि तो बन गई थी एक्स्ट्रा बात नहीं, जो समझा रहा हूँ ना उसको समझने की कोशिश करा करो पहले। इसमें प्रिवेंशन क्या हो सकता है? प्रिवेंशन देखो, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, आपको एक तरह से साफ सुथरा रहना है जब कभी आपके ऐसे लगे आपके आसपास में टाइफाइड का पेशेंट है। ओके, इसके बाद में कंज्यूमिंग प्रॉपर कुक्ड फूड, क्योंकि कंटामिनेशन से हो रहा है, तो अगर आपने कोई कच्चा ऐसे कोई खाना खा लिया जैसे कि अच्छे से पका हुआ नहीं है, और उसमें कंटामिनेशन आ गया, तो फिर बाद में वो और बढ़ाएगा। ऐसे ही ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर से फैलता है, इसीलिए वाटर में से जितने भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, सारे खत्म हो जाए, इसलिए उसको बॉयल करके पियो।
वैक्सीनेशन, टाइफाइड की वैक्सीनेशन होती है, तो वो इसमें अच्छे से काम करती है। अच्छा, इसके बाद में आता है हेपेटाइटिस बी और मलेरिया। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। हेपेटाइटिस जो होता है वो वाटर कंटामिनेशन से होता है और मलेरिया मॉस्किटो से होता है। फीमेल एनाफिलीज, ओके, मॉस्किटो एनोफेलिस का, सर। हाँ एनाफिलीज। इसके बाद में देखो क्या इसका प्रिवेंशन हो सकता है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन, यूजिंग मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट। ये रिपेलेंट क्या होते हैं, जैसे कि कुछ आपने कोई लोशन लगा लिया या फिर बाद में वो जो कोयल वगैरह आती है जिससे वो मच्छर भाग जाते हैं। एक स्प्रे आता है ना सर, हाँ, ऐसे करेगा सर। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, डिस्ट्रॉइंग ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटो सच एज स्टेगनेंट वाटर। अगर कहीं पे रुका हुआ कोई पानी है तो वहाँ पे मच्छर जो है ब्रीडिंग एक तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस पानी में आप क्या डाल दो, केरोसिन का छिड़काव कर दो। तो केरोसिन क्या करता है, वो जो वाटर बॉडी है उसमें से जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वाटर की, उसको वो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि उसका एक सरफेस टेंशन होती है, उसको खत्म कर देती है, जिससे कि पानी के ऊपर कुछ तैर नहीं पाता। जैसे मच्छर जो है बहुत हल्का होता है तो उस पानी के ऊपर तैर सकता है, लेकिन जब आपने उस सरफेस टेंशन को खत्म कर दिया तो मच्छर उसके ऊपर बैठेगा तो वो भी डूब जाएगा। तो ऐसा करने से मच्छरों की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, और उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली मलेरिया कम फैलेगा। ओके, हाँ सर, तभी सर ये बात कहते हैं ना कि अपने आसपास देखे कि आपके आसपास है ना मक्खी मच्छर तो नहीं पनप ओके, नेक्स्ट देखो वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, किसी को डाउट है यहाँ तक? आज भी बार बार में डाउट था, है क्या कुछ डाउट अभी? सर मैं जैसे पूछ रही थी ये जो सर वो क्या था, कोलेरा, कोलेरा। हाँ, ये कोलेरा से डिजीज होती है? कोलेरा डिजीज के बारे में अभी मुझे इतना पता नहीं है, शायद चैप्टर में आगे है, अगर आएगा तो आपको बताएंगे। कोलेरा के बारे में अभी ऐसा कोई मुझे पता नहीं है, बाकी अभी आएगा तो देखेंगे, ठीक है। देखो वेक्टर्स, they are living organism which spread their pathogens from a infected person to a healthy person. Usually a part of life cycle of pathogens is passed in the body of vector. देखो वेक्टर का मतलब आप इस तरह से समझ लो, वेक्टर मतलब ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर का काम क्या होता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। वेक्टर मतलब ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर का काम क्या होता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। ओनली इतना ही काम होता है ना ट्रैक्टर का। तो ये भी ऐसे ही काम करते हैं। कैसे? जैसे जो मॉस्किटो जो था उसके ऊपर वो जो मलेरिया का जो एक तरह से प्रोटोजोआ होता है वो उस मच्छर पे इफेक्ट नहीं करता, लेकिन उस मच्छर से जब वो ह्यूमन बॉडी में आता है तब वो इफेक्ट करता है। तो मच्छर क्या हुआ, ओनली क्या हुआ, वेक्टर, जो उस बीमारी को कहाँ से आपके ह्यूमन बॉडी में पहुंचा रहा है, बस। तो वेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टर। मॉस्किटो सर अपना ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर नहीं, वेक्टर है, वेक्टर। ट्रैक्टर तो मैंने इसलिए समझाया कि वो क्या काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ सामान को पहुंचाते हैं, जो डिजीज जो कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको पहुंचाते हैं, ठीक है। ओनली बस इतना सा काम है। सम एनिमल्स लाइक हाउस फ्लाई ट्रांसफर द पैथोजन विदाउट टेकिंग देम इन देयर बॉडीज। उनके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आता, लेकिन होता क्या है कि वो एज ए कैरियर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। हाउस फ्लाई इज कैरियर ऑफ कॉलेरा, डायसेंट्री, टाइफाइड और डायरिया। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें हाउस फ्लाई जो घर पे जो मक्खी होती है वो एक तरह से इन सब चीजों को, मतलब इन सब बीमारियों को फैलाने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपके पैथोजेंस हैं, उनको ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाती है। जैसे फीमेल मॉस्किटोज ऑफ मैनी स्पीसीज आर वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस। जो फीमेल मॉस्किटो हैं वो भी ऐसे ही अलग अलग डिजीजेस को फैलाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं उस पैथोजन का, इसलिए वो क्या हो गए, वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें अभी ह्यूमंस में देख लिए, अब देखते हैं एनिमल्स में ऐसे कौन से पैथोजेंस हैं। द माइक्रोब्स ऑल्सो इन्फेक्ट द एनिमल्स एंड कॉज हार्मफुल डिजीजेस। कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? जैसे वायरस होते हैं कुछ, और वायरस से कुछ एनिमल्स में कुछ डिजीज होती है, जैसे कि फुट और माउथ डिजीज। इसमें क्या होता है कि एनिमल के जो कैटल होते हैं ना, उनके फुट और माउथ में कुछ छाले जैसे हो जाते हैं, और ये होता है वायरस से, ठीक है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनसे ऐसी बीमारियां होती है कैटल में, जैसे एंथ्रेक्स बीमारी का नाम है। प्रोटोजोआ से बीमारियां होती हैं जिसमें स्लीपिंग सिकनेस कैटल्स में होती है, पिग्स में होती है और हॉर्सेज में हो सकती है। एक एक करके पढ़ेंगे इन बीमारियों के बारे में भी अभी, क्या होता है इनके सिम्टम्स।
अभी चल रहा है ना एक, कौन सा वायरस चल रहा है? लंपी वायरस। लंपी वायरस। लंपी हाँ, तो लंपी वायरस जो चल रहा है वो ऐसे ही पैथोजन है जो कि एनिमल्स में डिजीज पहुंचा रहा है। देखो प्लांट्स में भी होते हैं ऐसे डिजीज, कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस की वजह से। जैसे बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज जो है, जैसे कि सॉफ्ट रोड रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन में लाल लाल ऐसे मतलब धब्बे धब्बे हो जाते हैं लाल लाल, एयर बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वो बैक्टीरिया एयर की वजह से ट्रांसफर होते हैं। ऐसे ही होता है एक सीट्रस कैंकर, ये वाटर एयर और इंसेक्ट्स की वजह से होता है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ ग्राम, ये कुछ ग्राम्स होते हैं जैसे दालें होती हैं, तो उनमें ऐसे आपके ये बीमारियां होती है, एयर से ट्रांसमिट होता है ये बैक्टीरिया। वायरल डिजीज भी हैं जैसे टोबैको मोसेक डिजीज, ये टोबैको की फसल में होता है और विंड और वाटर से ये ट्रांसमिट होता है। येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी, भिंडी में जो भिंडी के जो प्लांट होते हैं उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और ये इंसेक्ट की वजह से होता है। टोमेटो मोसेक, ये होता है एयर की वजह से, टोमेटो के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। ये वायरल डिजीज होती है, इनकी वजह से ये होता है। इनके लिए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है अलग अलग। फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं कई प्लांट्स में, जैसे रस्ट ऑफ व्हीट। आपने देखा होगा कई बार जो गेहूं की जो फसल होती है उसमें दाने बनने से पहले उसमें फफूंद टाइप कुछ आ जाता है। फफूंद मतलब कुछ व्हाइट कलर का पाउडर, ओके, और ये होता है एयर और सीड्स की वजह से। आपने कोई गलत सीड अपने काम में ले लिया, उसकी वजह से हो सकता है रस्ट ऑफ व्हीट, या फिर एयर में कुछ फंगल डिजीज या फिर फंगल कुछ माइक्रोब्स हो सकते हैं, उनकी वजह से डिजीज हो रहा है। लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो, ये रेन और विंड की वजह से होता है। और फंगल ब्लाइंड ऑफ ग्राम, जो चना वगैरह होता है उसमें भी इस तरह की डिजीज होती है जिसमें कुछ फफूंद टाइप उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, काई जैसे कुछ आ जाती है, और इसमें सर बूफन बोलते हैं जिसको। हाँ बूफन जिसको बोलते हैं, और ये ट्रांसमिट होता है विंड और वाटर की वजह से। अभी देखो ये तो हो गए एक तरह से अपन ने पढ़ लिया इनको एक ब्रीफ फॉर्म में। अभी अपन इनको एक एक करके अलग अलग तरह से भी देखेंगे कि क्या होता है डिजीज और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उससे पहले देखो माइक्रोब्स कोजिंग फूड स्पॉइलेज, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि रखे हुए खाने को भी खराब कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कभी अपने अचार का डब्बा देखा होगा तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट जो है ऐसे फफूंद टाइप आ जाती है, और वो क्या होता है फंगल इन्फेक्शन उसके ऊपर हो जाता है। ब्रेड को आप कभी अगर काम में नहीं लिया और उसको अगर आपने रखा तो उसके ऊपर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आप देखोगे तो ब्रेड काली पड़ जाती है जगह जगह से, वो क्या होता है फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो खाने को खराब करते हैं, रखे खाने को भी खराब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड स्पॉइल द ईटन ऑफ द स्पॉइल्ड फूड कॉज फूड पॉइजनिंग। अगर आपने ऐसा कोई खाना खा लिया जिसमें ऐसा कंटामिनेशन हो रखा है तो वो क्या करेगा, फिर फूड पॉइजनिंग आपको कर देगा। माइक्रोब्स ग्रोइंग इन फूड, जैसे कौन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनम, ये एक माइक्रोब है जिसकी वजह से फूड खराब होता है। कैन प्रोवाइड टॉक्सिन दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, ये जो है मतलब कि माइक्रोब्स में ये एक ऐसा माइक्रोब है जो कि क्या करता है उस पर्टिकुलर फूड को टॉक्सिक बना देता है, मतलब पॉइजनस बना देता है। और अगर आपने ऐसा फूड खा लिया तो आपको हो जाएगी फूड पॉइजनिंग, उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको वो जो खाना है वो पचेगा नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम इज मोर कॉमन इन समर एज माइक्रोबल एक्टिविटीज इज यूजुअली मोर देन इन वार्म टेम्परेचर, मोर इन वार्म टेम्परेचर। देखो आपने देखा होगा कि विंटर्स में सब्जियां या फिर जो खाना है वो इतना खराब नहीं होता जितना समर्स में होता है। क्यों? गर्मियों में हाई टेम्परेचर की वजह से ऐसे माइक्रोब्स के लिए वो एक तरह से सुटेबल क्लाइमेट होता है जिसमें वो बहुत इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो उसी की वजह से ऐसा खाना खराब हो जाता है। फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नॉन एज बोटुलिज्म, बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग की बीमारी को ही बोलते हैं बोटुलिज्म। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे बोटुलिज्म का वो एक तरह से शिकार हो गया। द कॉमन सिम्टम्स, हाँ कॉमन सिम्टम इंक्लूड्स नोजिया, वोमिटिंग, एबनॉर्मल क्रैम्पिंग, डायरिया और डेथ इन एक्सट्रीम केस। क्या होता है? नोजिया होता है चक्कर आना, वोमिटिंग उल्टी होना, एबनॉर्मल क्रैम्पिंग का मतलब होता है आपको मतलब कि पेट में दर्द होना, मरोड़े आते हैं ना, क्रैम्प्स आते हैं, अरे एकदम से रह के जो दर्द होता है ना पेट में कई बार, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल क्रैम्पिंग। डायरिया, डायरिया में क्या होता है लूज मोशंस होते हैं, ओके, और कई बार तो डेथ भी हो सकती है ऐसे अगर आपने कंटामिनेटेड फूड आपने खा लिया। क्या बताया सर आपने? डायरिया मतलब लूज मोशंस, ओके। सर उसके बाद में डेथ, अच्छा वो डेथ। हाँ चलो इसके बाद में देखो सम इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजीज। अभी मैंने आपको जो ह्यूमन डिजीज बताई थी उनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है प्रोटोजोआ से, मैंने आपको बताया मलेरिया। मलेरिया का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे माल मतलब बैड, एरिया मतलब एयर, ओके। तो
मलेरिया होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसमें, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का नाम है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम है, जिसकी वजह से ये मलेरिया होता है। और ये प्लाज्मोडियम किसकी, इसका वेक्टर कौन होता है, इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इस प्लाज्मोडियम को अपने मतलब बॉडी में रखता है, उसमें उसको कोई फर्क नहीं, उसको कोई इफेक्ट नहीं डालता ये। लेकिन जैसे ये ह्यूमंस में पहुंचता है, जैसे वो मच्छर ने किसी ह्यूमंस को काटा, उसके लार से वो उस ह्यूमंस के ब्लड में पहुंच गया, उसके बाद में प्लाज्मोडियम अपना काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो बट प्लाज्मोडियम अपने जब को तो हाँ जब तक मच्छर ने, जब बारिश तक ये में मच्छर में रहता है, जब तक ये मच्छर में रहता है कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन जैसे ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, वैसे ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। और तो फिर सर अपनी खुजली क्यों चलती है? इन्फेक्टिव जो इसकी स्टेज है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। ओके, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बट फीवर विथ चिल। हाँ बोलो। बट है ना, अपने को मच्छर काटते तो अपने मलेरिया नहीं होता, तो ये हर किसी के अंदर ही मैंने क्या बोला, सबसे स्पेसिफिक पहली बात, होती है आशु, सबसे पहली मॉस्किटो। बात, हर किसी मच्छर में ये प्लाज्मोडियम नहीं होता है। कैसे टाइप के मच्छर में होता है, ओनली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में होता है। और ये फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है, ये मोस्टली जो सनलाइट होती है उसमें ये रहते हैं, मतलब मोस्टली सनलाइट में ही आपको, डे टाइम में ही आपको काटेंगे ये। और ऐसे नहीं कि सारे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में ये होता है, जिस भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में ये प्लाज्मोडियम है, उसने अगर आपको काटा है तो ही मलेरिया होने के चांसेस हैं, नहीं तो नहीं। ओके, तो फिर वो खाते ही हो जाएगा मलेरिया? खाता ही नहीं होगा, कुछ टाइम लगता है ना, ये जब ह्यूमन बॉडी में जाएगा, फिर ये अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, उसके बाद में ये अलग अलग सेल को इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो 2-3 दिन तो लग जाते हैं सिम्टम्स आने में। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि बीमारी होने से पहले आपको कुछ पता लगता है कि हाँ लक्षण क्या क्या इसके हो रहा है, जिससे कि आपको पता लगता है कि हाँ इसमें ये बीमारी अपना रूप धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे सर्दी लग के आपको बुखार आ सकता है, फीवर विथ चिल। किसकी वजह से होता है, ये देखो, लाइसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी में कमियां, मतलब आरबीसी की जो काउंटिंग होती है, जितनी उसमें आरबीसी होनी चाहिए, उसमें जैसे कमी अगर आने लगती है, तो इस तरह के फीवर विथ चिल आपको होने लगती है। इसको बोलते हैं हेमोजोइन। ओके, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सर ट्रीटमेंट ये देखो, विथ चिल क्या होता है? विथ चिल विथ पता चिल है, यानी ध्यान से नहीं ठंड सुनते लगकर क्या, फीवर आता है? ध्यान से नहीं सुन रहे क्या, मैंने हर चीज के बारे में बताया कि आपको ठंड लग के बुखार आएगा। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, क्वेनिन एक मतलब मेडिसिन है क्वेनिन, और इस क्वेनिन को सिनकोना एक ट्री होता है, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है। सिनकोना ट्री से क्वेनिन को बनाया जाता है। क्वेनिन किसका क्योर करती है, मलेरिया का क्योर करती है। प्रिवेंशन क्या हो सकता है, अवॉइड कॉन्टेक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड मॉस्किटो। सबसे पहला तो इलाज इसका यही है कि ऐसे मच्छरों से बचा जाए जो कि दिन में काटते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि नेट यूज करो, रिपेलेंट यूज करो, या फिर बाय डिस्ट्रॉइंग ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। जैसे केरोसिन आपने डाल दिया। गैम्बूसिया एक फिश होती है, वो क्या करती है, मलेरिया के ऐसे जो मलेरिया जो है के जो मच्छर होते हैं, वो अपने एग्स जो है ऐसे वाटर बॉडीज पे देते हैं। तो उन मच्छरों को और उन मच्छरों के अंडों को ये फिश जो है ये खा जाती है। इससे क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो मलेरिया नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ में अपने देखा मलेरिया। हाँ, उस फिश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं, उस फिश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तभी तो खा जाती है। देखो, उसके बाद में बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी है, नेक्स्ट डिजीज जो है उसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आरबीसी जो है वो कम होने लगती है। पोजेंट एजेंट क्या है, किसकी वजह से होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ओके, बैक्टीरिया का नाम है ये। स्प्रेड बाय किसकी वजह से होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, flying insect feeding on fishes many occasionally transfer the bacteria through poor hygiene habits and public sanitation conditions। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस किस की वजह से होता है, कंटामिनेशन फूड और वाटर, जिसपे ये पहले से हो रखा है, मतलब कि ऐसा फूड और वाटर जिसमें ऐसा बैक्टीरिया है, अगर आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो उससे हो सकता है। या फिर जो पब्लिक जो प्लेसेज होते हैं उसमें ऐसे बहुत सारी गंदगी वाली जगह होती है, तो उसमें कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं, उनकी वजह से अगर आपके वो संपर्क में आए वो कीड़े ऐसी जगह से, तो ये आपको डिजीज हो सकती है। सिम्टम्स क्या है, फीवर विथ राइजेस इन आफ्टरनून, फीवर विच राइजेस इन आफ्टरनून। दोपहर के टाइम में आपको बहुत तेज बुखार होगा, सुबह शाम बुखार कम हो जाएगा, उसके बाद फिर से ऐसे साइकिल चलता है इसका। तो दोपहर के बाद में बुखार जो है वो तेज इसमें होने लगता है। इससे प्रिवेंशन क्या हो सकता है, सैनिटेशन एंड हाइजीन, साफ सफाई रखो, इसका इलाज वही है। इसके अलावा अगर हो जाए उसके बाद में क्या कर सकते हैं, टाइफाइड कैन ऑल्सो स्प्रेड इन एनवायरमेंट्स वेयर ह्यूमन फीसिस एंड यूरिन आर एबल टू कम इनटू कांटेक्ट विद फूड एंड
ड्रिंकिंग वाटर, केयरफुल फूड प्रिपरेशन एंड वॉशिंग ऑफ हैंड्स आर क्रूशियल टू प्रिवेंटिंग टाइफाइड। देखो मैंने बताया था कि टाइफाइड होता है फूड और वाटर से। कई बार होता है कई लोग जो है खुले में जाके शौच करते हैं, मतलब खुले में जाके वेस्ट जो है वो डिस्पोज करते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन, जो एक तरह से जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं फीसिस। तो ऐसे खुले में करने से क्या होता है कि ऐसे कंटामिनेशन के जो बैक्टीरिया जो है वो उस जगह पे इनके लिए घर है वो, और वहां से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो वहां से उठ के ह्यूमंस के संपर्क में आते हैं। अगर ऐसा आप गंदगी ही नहीं फैलाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर ऐसी गंदगी फैला रहे हैं तो ऐसे मच्छरों से बचें जो कि ऐसे गंदगी की जगह से रहते हैं। मतलब अपने आसपास में सफाई रखें, अपने आसपास में ऐसे कोई मच्छरों को नहीं आने दें, और जिसकी वजह से आपको इसका खतरा हो सकता है। तो इसका एक तरह से प्रिवेंशन ही केयर है इसका, टाइफाइड का। ठीक है, टाइफाइड में जो सिम्टम्स हैं उसके फिर बाद में कुछ टेस्ट होते हैं, उसके बाद डॉक्टर अपना उसमें इलाज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा केयर इसका यही है कि आप इसको इससे पहले से ही बच के रहो। ओके, हाँ, डाउट पूछो अपना। सर ये जो आपने ये टाइफाइड के जो कांटेक्ट पे वो जिससे होता है ना ये है क्या सर वैसे? बैक्टीरिया। मच्छर क्या है? बैक्टीरिया नहीं सर, वैसे क्या है, ये नाम बताया था ना वो ये ऊपर करो सर। ये पूछिए कि वो मक्खी है मच्छर है क्या वो असली? हाँ। जैसे मक्खी एनोफिलिस मच्छर नहीं 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 नहीं, मक्खी मच्छर नहीं है, मक्खी मच्छर नहीं है, बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया किसके ऊपर आता है? ये हर तरह की मक्खियों के ऊपर, मच्छरों के ऊपर आ सकता है, जो कि ऐसे गंदगी की जगह पे जाते हैं और फिर बाद में आपके मतलब घरों में या फिर बाद में खाने के आसपास मंडराते हैं। तो ये बैक्टीरिया का नाम है, ना कि मच्छर मक्खी का नाम है। ओके, यस सर। उसके बाद में बैक्टीरियल डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस, जिसके लिए टीटी का इंजेक्शन लगता है। डीबीटी, टीटी नहीं, बताएंगे उसका फुल फॉर्म क्या होता है। डीडीटी, डीबीटी में क्या होता है पूरा फुल फॉर्म के बताएंगे, उसका भी टेंशन मत करो, अभी थोड़ा सा वेट करो। ट्यूबरकुलोसिस कोजिंग एजेंट क्या है? इसका कोजिंग एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये उस बैक्टीरिया का नाम है। स्प्रेड बाय, किसके द्वारा होता है? व्हेन पीपल सफरिंग फ्रॉम एक्टिव पल्मोनरी टीबी, कफ, स्नीज, स्पीक और स्पिट, दे एक्सपेल infections aerosol droplets. A single sneeze can release up to 40,000 droplets. Each one of these droplets may transmit the disease. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब कभी कोई इंसान छींकता है तो छींकने के साथ में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो मुंह से नाक से बाहर आते हैं। ठीक है, और उस वो जो मुंह से नाक से जो बाहर आ रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ऐसी उनकी संख्या होती है 40,000 के आसपास। और हर ड्रॉपलेट में ऐसे कई थाउजेंड, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जिनकी वजह से ये टीबी होता है। तो जब कभी कोई टीबी पेशेंट आपके आसपास में हो तो उसको सबसे पहले टीबी पेशेंट को अपने छींकते खांसते टाइम पे अपने मुंह पे कपड़ा या फिर बाद में कुछ ऐसा प्रोटेक्शन रखना चाहिए कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ऐसे एयर में ना फैले। दूसरा, आप अगर कोई टीबी पेशेंट के आसपास में हो तो आपको क्या करना चाहिए? मास्क का यूज करना चाहिए। मास्क का यूज इसीलिए किया जाता है कि वो जो बैक्टीरिया जो है वो आपके अंदर सांस के थ्रू, एयर के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू आपके अंदर ना जाए, क्योंकि उसी से वो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया आपके फेफड़ों तक जा सकता है और ये क्या करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। ओके, और लंग्स को इफेक्ट करते हैं जिससे कि लंग्स का काम करने का जो एक तरह से प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन, स्पुटम विथ ब्लड एंड ए प्रोडक्टिव प्रोलॉन्ग्ड कफ ऑफ मोर देन 3 वीक्स। देखो इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों तक आपके चेस्ट में पेन रहेगा, जब आप खांसोगे तो खांसी के साथ साथ ब्लड आना, इसके बाद में खांसी के साथ साथ कफ आना, मतलब जब आप खांसते हो तो आपको ऐसे गले में खरांश लगना और कफ आना। और अगर आपको ऐसे कंटिन्यू, हाँ, अगर आपको कंटिन्यू खांसी 3 वीक तक है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। कंटिन्यू 3 वीक तक अगर खांसी है तो उसका मतलब उसमें हाईली चांसेस है कि वो ऐसे ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है उसके संपर्क में आ चुका है। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटीबायोटिक्स दी जाती है जो कि ऐसे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। एंटीबायोटिक जो दी जाती है एक तरह से डॉक्टर अपने मतलब बहुत सावधानी से एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा के साथ साथ कई बार जो है मतलब नुकसान भी पहुंचाती है, हार्मफुल भी होती है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक जब किसी इंसान को देते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया है कई बार वो बैक्टीरिया अपना रूप बदल लेते हैं, वो एंटीबायोटिक उनके ऊपर काम करना बंद कर देती है अगर आपने रुक रुक के वो दवाइयाँ ली है तो ऐसे में क्या होता है, एंटीबायोटिक बिल्कुल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मेडिकल पे गए और बोला 2 एंटीबायोटिक ये दे दे, 2 टैबलेट ये दे दे, मेरा इलाज हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक जो है हमेशा, एंटीबायोटिक जब भी दवाई लो
तो आप डॉक्टर की सलाह से ही और पूरा कोर्स लेना चाहिए, जितना डॉक्टर बताए उतनी टेबलेट आपको लेनी चाहिए। टीबी रिक्वायर्स मच लेकिन सर आपने तो कहा था कि सर अगर बैक्टीरिया से बीमारी फैली है तो बेटा आप एंटीबायोटिक मत लो। वायरस से बीमारी फैली है तो एंटीबायोटिक मत लो। एंटीबायोटिक अच्छा, किसमें अच्छा। काम करती है? ओनली बैक्टीरियल डिजीज में काम करती है। टीबी रिक्वायर्स much longer periods of treatment around 6 to 24 months to entirely eliminate the mycobacterial from the body। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर ने जितना दिन के लिए डॉक्टर ने वो टेबलेट लेने के लिए बोला है वो टेबलेट लेनी चाहिए। अगर आपने 2 दिन भी वो दवाइयाँ मिस कर दी तो इसका मतलब जितना कोर्स उसने दिया है, जितना टेबलेट आपने लिया है, सारा काम खराब। उसके बाद में आपको दूसरी तरह की टेबलेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होते हैं जो अपना रूप बदलते रहते हैं। जैसे कोरोना था ना, बार बार में कभी डेल्टा, कभी कभी क्या अलग अलग तरह के वेरिएंट आ रहे थे ना, वो क्या थे? अलग अलग रूप थे। वायरस था। तो वो तो वायरस था। इधर तो वायरस था। अरे तो वायरस भी अपना रूप बदलते हैं, जैसे बैक्टीरिया भी अपना रूप बदलते हैं। ठीक है, वो क्यों बदलते हैं? क्योंकि उनके ऊपर वो दवाई का असर ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली अपना रूप बदल लेते हैं। इसके बाद देखो, ऐसी जो दवाई होती है उसको बोलते हैं डॉट्स। डॉट्स मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि डॉट्स पूरे कोर्स का नाम है जो टीबी के लिए एक तरह से डिजाइन किया गया, ओनली टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लिए डिजाइन किया गया। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका मतलब है कि उस पूरे टाइम पीरियड में जो 6 to 24 मंथ्स जो लग रहे हैं ना, उसमें हर दिन कौन सी दवाई लेनी है, कितने बजे लेनी है, कैसे कैसे लेनी है, वो सारा उसमें क्या होता है, एक शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से वो पूरा कोर्स चलता है। तो डोट्स का पूरा कोर्स आपको लेना पड़ेगा अगर आपको टीबी, अगर आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड है तो उसको। ठीक है, तो इसका आप पूरा कोर्स लेना। इट द डोट्स इज लेटेस्ट स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट टीबी, प्रिवेंशन आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट को आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में अगर वो छींकेगा या फिर खांसेगा तो हो सकता है कि आपके आसपास में वो ट्यूबरकुलोसिस के वो बैक्टीरिया हवा में घूमते रहें और किसी और को इन्फेक्ट कर दें। 6 बज गई। चलो 6 बज गई, एक बार रुको आप, मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कितना और बचा है। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टिटनेस, लेप्रोसी, वायरल डिजीज। एक काम करते हैं तो ये हाथ के कल, स्कूल। हाँ कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, यस सर। ओके चलो आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। बाय सर, थैंक यू फॉर द बाय। सर